तो चलिए देखते हैं आज मौलिक अधिकार का ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे ऑब्जेक्टिव से, जो भी मौलिक अधिकार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो देखिएगा लास्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में शायद 1 से 20 तक हुआ था, सेकंड वाले में 21 से 45 तक हुआ और आज आपका 70 तक जाने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले सब्जेक्टिव वीडियो देखने के बाद ही इसको देखिएगा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखो अब आप बोलोगे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, सारा आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आपको बस ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखो एक ही क्वेश्चन, मौलिक अधिकार आप 12 से 35 के बीच पढ़े हो, थोड़ा बहुत फैक्ट ये पढ़े कि कैसे खत्म होगा, कैसे हटाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, कैसे लागू होगा, कैसे मांग हुआ, है ना, यही सब पढ़े थे ना। तो क्वेश्चन में क्या होगा ना कि ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछेगा, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज देखिएगा और आपको इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं जाता है, आप बस सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़े हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग देखो कितनी बार पढ़ लिए अभी तक कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा। तो आप एक चीज याद रखना कि 15, 16, 19, 29, 30 के बीच जो भी आएगा ओनली फॉर किसके लिए है, वो इंडियंस के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे विधि के समक्ष समता, ये तो 14 में आ रहा है, ये विदेशी को भी मिलेगा और आपका भारतीय को भी मिलेगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये 21 है, ठीक है, ये विदेशी को भी मिलेगा और आपका किसको मिलेगा बताओ, भारतीयों को भी मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है 23 और 24, विदेशियों को भी मिलेगा, भारतीयों को भी मिलेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 19 में। इट मीन्स कि आपका ये अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त है, हमें और आपको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, गैर कानूनी गतिविधियों, देखो इसको नॉर्मल यूएपीए बोलो, ठीक है, यूएपीए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यूएपीए जिसका जो फुल फॉर्म होता है, यूएपीए का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, तो देखिएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, देखिएगा अनलॉफुल, ठीक है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। कब लाया गया था ये, 1967 में लाया गया था। आगे जाकर के इसमें एक बार नहीं कई बार संशोधन हुए, ठीक है, आगे जाकर इसमें कई बार संशोधन हुआ है। जैसे आप देखिएगा 2004 में हुआ, 2008 में हुआ, ठीक है, 2012 में हुआ और लास्टली 2019 में हुआ है। और 2019 में होने के बाद इसको बहुत ज्यादा कड़ा बना दिया, काफी हार्डनेस इसमें डाल दिया गया। इसके तहत लोगों को आजीवन कारावास भी हो सकता है, इवन मृत्यु दंड भी इसमें दिया जा सकता है। तो चलो पहले ये देखिए, आगे देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है। 2004 में पारित कानून का उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों संघों की प्रभावी रोकथाम रोकना। नहीं, ये जो आपका यूएपीए है ना, ये कब आया है, 1967 में आया है, 2004 में तो संशोधन हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें आजीवन कारावास है लेकिन उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड नहीं है, ये भी गलत है, मृत्यु दंड है, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। देखो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, बाकी दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जो फैक्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, देखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब आया था, तो ये आया था आपका 2005 में। कब आया था, 5 में। आपसे सवाल करेगा कि जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या ये मौलिक अधिकार है, तो नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, तो कोई भी सरकारी कार्यालय से आप यहाँ पर जानकारी जुटा सकते हैं, सरकारी कार्यालय से जानकारी जुटा सकते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये कब आया था, 2005 में आया था। 49 देखिएगा, भारत में न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है, मतलब आपसे पूछा है कि जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायपालिका है भारत का, वो स्वतंत्र है ना, किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 दिया गया है ना, अनुच्छेद 32 दिया गया है, लेकिन साथ साथ एक और आर्टिकल दिया गया है
जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, न्यायिक समीक्षा करता है। याद आ रहा है आपको कौन से आर्टिकल का बात हो रहा है, आर्टिकल 13 का बात हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपको भारत रत्न मिलता है, पद्म पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है, कुछ भी पुरस्कार मिलता है, तो आप उस पुरस्कार को अपने नाम के आगे मतलब उपसर्ग और अपने नाम के पीछे मतलब प्रत्यय आप यूज नहीं कर सकते हो। मान लो आपको भारत रत्न मिल गया तो आप नहीं लिखेगा भारत रत्न चिलना कुमार, ठीक ना, नहीं, आप नाम के साथ यूज नहीं कर सकते उस चीज को। तो वही चीज आपका कह रहा है, और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 18 का 1 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती। याद है घर में क्या होता है, घर में कप फूट गया, गिलास टूट गया तो सब लोग डांट रहा है, घर का मेंबर मिलकर के, कभी माँ, कभी पापा, कभी भाई बहन, सब लोग। वो तो चलो घर का मैटर हो गया ना, वो आपके परिवार का मैटर हो गया। बट जो सरकार है, जो राज्य है, जो कानून है, वो आपको एक गलती के लिए एक ही सजा देगी, बार बार आपको सजा नहीं दिया जा सकता है। ये चीज कहाँ लिखा हुआ है बताओ, तो ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल, बताओ 28 लिखा हुआ है, 21 है, 20 है, 18 है, तो ये आपका आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 20 में ऐसी ऐसी 3 बातें लिखी गई है, क्या, तो एक गलती का एक सजा है ना, और जो सजा है, पढ़े हुए हम लोग ये सब, ठीक है, और जो सजा है ये उस समय के कानून के आधार पर ही दिया जाएगा, ना कि ना कि पहले के कानून के आधार पर, और खुद के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारी बात कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये आपका कुल मिलाकर के बात एक ही है, बस घुमा फिरा के बोला गया है। और देखो कितना सारा एग्जाम है, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। आर्टिकल 21 में कहा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल का टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। देखो बात को घुमा फिरा के बोला, नॉर्मली देखो क्या हुआ था ना, आर्टिकल 21 में कह दिया गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन हुआ क्या ना कि समय के अनुसार जब जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग बात को लेकर के केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज का व्याख्या करते गया, इस चीज का डिफिनेशन देते गया कि भाई हाँ ये चीज भी आर्टिकल 21 में आएगा, ये चीज भी आर्टिकल 20 में आएगा, इस टाइप से डिफिनेशन देते गया। तो वही आपको बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया व्याख्या के अनुसार अगर आपके फोन का टैपिंग कोई कर रहा है, फोन का अगर कोई आपका वहां पे क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, तो वो जो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आर्टिकल 21 का, मतलब आपके राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। अगर आप अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहते हो, वो आपका मौलिक अधिकार है ना। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो, आप नहीं दिखाओगे। वो आदमी अगर जबरदस्ती देख रहा है, तो आपका वहां पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसके खिलाफ। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार देता है, तो ये देता है आपका 22, ठीक है। अगर हम लोग देखिए कि 22 में भी अलग अलग क्लाउज है, 22 का 1 देखिएगा, अगर आप 22 का 1, तो 22 का 1 में 2 चीज कहा गया, क्या बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, है ना। 22 का नहीं, सॉरी गलती हो गया, 22 के 1 में देखो, 22 के 1 में कहा गया कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। 22 के 1 में कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। 22 के 1 में ही कहा जा रहा है कि आपको अपने पसंद के वकील से सलाह मशवरा लेने का अधिकार है। तो याद रखिएगा कि 22 के 1 में आपका 2 बात कहा गया, ठीक है। उसके बाद आइएगा 22 का 2, 22 का 2 क्या बोल रहा है, तो 22 का 2 बोल रहा है कि आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, है ना। 24 आवर्स से ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना होगा। 22 का 3 क्या बोलता है कि विदेशी शत्रु को अगर गिरफ्तार किया गया है या निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव एक्ट के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है। ये 3 कह रहा है। और 4 क्या बोलता है कि भाई प्रिवेंटिव एक्ट के तहत भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है ना। यहाँ पे 22 के 4 में प्रिवेंटिव एक्ट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
55 देखिएगा, किसी व्यक्ति की नजरबंदी से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती। एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो हम लोग को पता है कि दो प्रकार से गिरफ्तारी हो सकता है, एक होता है पुनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, है ना। एक होता है दंडात्मक, एक होता है आपका निवारक निरोध अधिनियम। दंडात्मक या पुनिटिव क्या हो गया, आप अगर कोई क्राइम कर चुके हो तो आपको जेल में डाला जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव क्या बोलता है, निवारक निरोध, कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसके भाषण देने से, उसके समाज में रहने से पूरे समाज में लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो सरकार क्या करता है, राज्य क्या करेगा, कानून क्या करेगा, उसको नजरबंद कर देगा। लेकिन नजरबंद करने का मतलब सोचो कि अगर ये पावर कानून को दे दिया जाए कि आप कितने समय भी नजरबंद रख सकते हो, तब तो वो उसका मिसयूज करेगा ना। इसलिए शुरुआत का जो टाइम है वो 3 महीना रखा गया, और आगे जाकर के सलाहकार बोर्ड जो होगा, अगर लगेगा कि नहीं इसको 3 महीना से ज्यादा रखना सही है, तो फिर उसका समय समय पे कानून बना करके उसका जो टाइम है वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा सकता है। शुरुआत का कितना समय रहेगा, 3 माह रहेगा। नेक्स्ट में आइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया। शुरुआत में हम आपको बताएं कि भाषा और धर्म के आधार पर क्या किया गया है, यहाँ पे अल्पसंख्यक को दर्शाया गया। वैसे संविधान में कहीं खास परिभाषित नहीं किया गया कि आप अल्पसंख्यक किसको मानिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, कितना लंबा लाइन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। सीजीएल में पूछा है, एमटीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो बताओ, नॉर्मली ये क्या बोल रहा है, संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो, यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो, यदि भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो देखिएगा, उसे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। ऐसा कहीं भी नहीं है, आपके लिए दोनों दरवाजा खुला हुआ है, उच्च न्यायालय का भी उच्चतम न्यायालय का भी, मतलब ये लाइन सही नहीं है, ठीक है। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, नहीं ये भी सही नहीं है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, उसे पहले जिला अदालत, ऐसा तो कहीं बात ही नहीं लिखा गया है ना। ये चीज है कि संसद चाहे तो ये अधिकार निचली अदालत को दे भी सकती है, बट अभी तक दिया नहीं गया, ठीक है। उसके पास या तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। यहाँ पे रीट के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा रीट जो है ये केवल सरकारी पदाधिकारी या लोक पदाधिकारी के खिलाफ आएगा। देखिएगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, इसी को कहते हैं हेबियस कॉर्पस, निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश। परमादेश जो है ये किसी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ ही आएगा, ठीक है, किसी सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ ही आएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा, डॉट डॉट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, मतलब वही लोक पदाधिकारी, इसका आंसर देखो हम लोग ऑलरेडी लगा सकते हैं कि मे भी परमादेश होगा, लेकिन लाइन पूरा पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो क्या लाया जाएगा, यहाँ पे भी लाया जाएगा आपका परमादेश लाया जाएगा, ठीक है। क्या लाया जाएगा, आपका परमादेश लाया जाएगा, यही लाया जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, 61 क्या कह रहा है, देखना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है, ठीक है। जो आपका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की नजर में अगर आप निचला न्यायालय बोलिएगा, निम्नतर न्यायालय बोलिएगा तो हाई कोर्ट भी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो जाएगा। बट आप हाई कोर्ट के नजरिए से निचली अदालत बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, लोअर कोर्ट ही बोलिएगा ना, जिला अदालत बोलिएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये किसी आदमी के बंदी को खत्म करने के लिए लाया जाता है। अधिकार परीक्षा पूछा जाता है किस अधिकार से, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, है ना, देखो निचली अदालत का बात कर रहा है, में भी किसका भी प्रतिषेध हो जाएगा, अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें या तो उच्च न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा रीट जारी करेगी, तो फिर से हो जाएगा आपका प्रतिषेध हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं,
उत्प्रेषण सर्शरी से क्या अभिप्राय है? आपसे मतलब पूछ रहा है भाई कि बताओ उत्प्रेषण मतलब क्या होता है। तो उत्प्रेषण मतलब होता है प्रमाणित करना, ठीक है। और देखो सीजीएल में पूछा हुआ है, उत्प्रेषण मतलब होता है प्रमाणित करना। नेक्स्ट में देखिएगा, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? 5 प्रकार का रीट है, ठीक है। कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा, यही 5 प्रकार का रीट है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा प्रकार का रीट नहीं है? उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, परमादेश है, व्यादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताओ, सी हो जाएगा। 65 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा रीट जो है किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें निजी व्यक्ति मतलब वो सरकारी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, तो मान लो कि अगर हम हैं, अगर आप हैं, किसी सरकारी चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, और अगर हमें जो राज्य है वो किसी भी वजह से बंदी बना लिया है, जेल में डाल दिया, थाना में बंद करके रखा हुआ है, या फिर कहीं भी बंद करके रखा हुआ है, तो मेरा परिवार या मेरे रिश्तेदार जो भी जानकार वाले लोग रहेंगे, वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमको रिलीज करने के लिए या हमको मजिस्ट्रेट के सामने भेजने के लिए कौन सा रेट लगाएगा? तो ये लाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, यही ना हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है केवल 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, आपसे जो पूछा कि मौलिक अधिकार, अगर किसी सिचुएशन में आपके मौलिक अधिकार अगर कम होते हैं और उस कम होने के सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, ये चीज अपने संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान कहा जाता है, ठीक है। कौन सा संविधान? वाइमर संविधान। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है आपका संसद, ठीक है। और जबकि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप जा कहां सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट में देखिएगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा चीज मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। भाषण की स्वतंत्रता आएगा 19 में, विधि के समक्ष समता आएगा 14 में, उसके बाद देखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी आएगा, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये किस में आएगा? ये डीपीएसपी में आएगा। और किस में आता है? तो 39 का डी में ये चीज आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि मौलिक अधिकार 35 में ही खत्म हो जाता है। लेकिन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे समता का अधिकार 14 में आ जाएगा मौलिक अधिकार में, शोषण के प्रति अधिकार ये भी आ जाएगा मौलिक अधिकार में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आ जाएगा, हड़ताल का अधिकार कहीं भी नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा दिमाग आपका खुजाएगा, बट कोशिश करिएगा इसका आंसर निकालने के लिए, और कोशिश करिएगा कि जितना भी सब्जेक्टिव फॉर्म में हो सके इसका आंसर लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं, यहाँ पे सुनना। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का अपवाद है? एक्सेप्शन टू द केस से सवाल है कि 14 और 19 के एक्सेप्शन में कौन सा आर्टिकल आपको भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया। तो देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रयास कंप्लीट हुआ, मौलिक अधिकार का जितना हो सका सब्जेक्टिव भी वीडियो प्रोवाइड किया गया, ऑब्जेक्टिव भी। और इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, या तो आपका स्टैटिक आएगा या तो आपका डीपीएसपी, हाँ डीपीएसपी में आएंगे, क्योंकि भाग 4 में आपका डीपीएसपी स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ।